Assalamu alaikum, my dear students. It's Allied School, Gulbarg and Barabir campus, Peshawar. I'm your English teacher, Ma'am Kinza. Our today's topic is Unit 2, War and Peace. It's week 6. So here we have a DLP about that lesson. It's a non-fiction story, The Battle of Panipat 1526. So let's have a look on that lesson. It's a page number 44. The Battle of Panipat 1526. It's a story about uh, it's a story about the people who fight for their rights. ये एक जंग की कहानी है जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी कोई अपना मुल्क हासिल करने के लिए या किसी भी जगह पर फतह हासिल करने के लिए। सो हम अब देखेंगे कि इस स्टोरी में एक्चुअली हुआ क्या था। पैराग्राफ नंबर 1। After having subdued Lahore once more, Babur and his army marched on the capital Delhi in order to subjugate Sultan Ibrahim Lodi once and for all. On reaching the village of Panipat in the plain north of Delhi, Babur organized his forces. He quickly noticed his inferiority in numbers. He had probably only about 15,000 men, of whom only about half were fit for attack. On the other hand, Babur was a skillful strategist and he had learned valuable tactical lessons in the course of his numerous battles with the Uzbeks. So ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इट्स अ बैटल ऑफ इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो कहा जाता है कि एक बार फिर लाहौर को फ़तह करने के बाद बाबर जो था उसने इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी और उसके बाद जो है बाबर ने अपनी फोर्सेस को, अपने जितने भी उसके घोड़े थे या जितने भी उसके सोल्जर्स थे उनको तैयार किया जंग लड़ने के लिए। और उसके पास तकरीबन 15,000 आदमी थे जिनको उसने तमाम तरकीबें सिखाई कि किस तरीके से जंग को लड़ा जाता है या लड़ाई की जाती है। On the other hand, Babur was a skillful strategist and he had learned valuable tactical lessons. और कहा जाता है कि दूसरी तरफ बाबर ख़ुद भी एक बहुत आला किस्म का इंसान था जिसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी और उसको बहुत सारे स्किल्स थे, बहुत तरीके आते थे हर चीज़ को करने के, और इस तरीके से उसने बहुत सी जंगें लड़कर फ़तह भी हासिल की थी। पैराग्राफ नंबर 2। Moreover, he had at his side 2 talented Turkish gunners who had mastered the art of using cannons in warfare. Cannons जो है वो हमारे पास हैवी गन्स होती हैं जिनको व्हील्स पर रख कर चलाया जाता है। पुराने ज़माने में जंगों के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। अब तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे ऐसे वेपन्स निकल आए हैं जो कि इन वेपन से हटकर होते हैं, लेकिन उस टाइप पे कैनन्स ऐसी गन्स होती थी जिनको एक बड़े से व्हील में रख कर चलाया जाता था। द कैनन, a mounted gun, was a weapon well known in Europe but not on the subcontinent at this time when an army's strength was in its archers. और कहा जाता है कि कैनन्स जो है ये यूरोप में बनी थी, लेकिन उसके बाद ये पूरे बरे सख़ीर में, सब कॉन्टिनेंट बरे सख़ीर पाको हिंद को कहा जाता है, वहाँ पर बहुत सारी आर्मीज़ ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। लेकिन उससे पहले जंग में जो है तीर कमान ही इस्तेमाल किया जाता था जंग को लड़ने के लिए। Babur was very interested in firearms and artillery and used to supervise their casting. He gave the order for all the carts, 700 of them, to be tied together with rawhide ropes to form a large defensive formation. The matchlock men and the cannons, protected by mantlets, shields, took up positions between the carts. Behind them were the कैवलरी एंड द आर्चर्स। और ये पूरी जंग में उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया बंदूकों के साथ, उन कैनन्स के साथ, तीर कमान के साथ, और बहुत सारे ऐसे वेपन्स उन्होंने इस्तेमाल किए जो कि वो अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने 2 लोग भी तैयार किए, 2
लोगों को तैयार किया किस तरीके से कि उन्होंने उनको गन चलाना सिखाया, इसके साथ साथ उन्होंने उन्हें तीर कमान पर कमांड हासिल करवाई और उन्होंने बहुत परफेक्ट जो है एक सोल्जर्स की टीम बनाई कि वो इस तरीके से जंग में जाकर लड़ाई कर सकें और फतह हासिल कर सकें। पेज नंबर 45, पैराग्राफ नंबर 3. Ibrahim Lodi, however, hesitated to find, despite his 10,000 men and his many hundred of elephants. In order to incite his enemy to attack, Babur sent his soldiers by night to harass Ibrahim Lodi's forces. On the morning of 21 April 1526, the exasperated Ibrahim finally started the assault. He forced Babur's right wing back, but his own arm was swiftly overwhelmed by the cannon fire and by the matchlock men drawn up in the center. Terrorized by the noise of the gunfire, the elephant stampeded, making any further attack impossible. Ibrahim's forces were quickly encircled and destroyed by Babur's cavalrymen and archers. और इब्राहिम लोदी जो है बहुत हेजिटेशन फील कर रहा था, डर भी रहा था कि वो अपने 10,000 लोगों को 10,000 मैन एंड हिज मैनी हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स कि वो उनको किस तरह से फ़ाइट करवाए उन लोगों के साथ। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे भी हुई वो आगे बढ़े, उनको बहुत मायूसी भी हुई और उसने देखा कि वो फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। बाबर ने जैसे ही अटैक किया तो अचानक से वो कैनन का फायर उसके बाजू पर आकर लगा और वो ज़ख्मी हो गया और बहुत सारे हाथी भी वहाँ पर गन्स के साथ ज़ख्मी हुए थे। इब्राहिम्स फोर्सेस वर क्विकली इनसर्कल्ड एंड डिस्ट्रॉय बाय बाबर्स कैवलरी मैन एंड आर्चर्स। और इब्राहिम की जितनी भी फोर्सेस थी वहाँ पर, उसके जितने भी हाथी थे या जितने भी उसके सोल्जर्स थे, उन सब को जो है बाबर के सोल्जर्स ने घेर लिया और उन पर फतह हासिल कर ली। पैराग्राफ नंबर 4. बाय मिड डे his camp was destroyed, although his body was not found until later. It was decapitated and the head was brought to Babur as a mark of respect to the dead Sultan. Babur later had a monument erected on the spot where he fell. Very quickly after the battle, Babur became preoccupied with protecting the treasures of Delhi and Agra from pillage by his own victorious troops. He sent Humayun, his son, who was only 17 years old, to Agra, whilst to himself marched on Delhi, where he had prayers read in his name in the great mosque, thereby proclaiming himself बादशाह ऑन एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। सो उसके बाद कहा जाता है कि दिन के अगले हिस्से में हिज कैंप्स वॉज डिस्ट्रॉयड ऑल्दो हिज बॉडी वॉज नॉट फाउंड अनटिल लेटर। और उसके जितने भी वहाँ पर कैंप्स लगे हुए थे, जितने भी टेंट्स उन्होंने लगाए हुए थे, वो सारे तबाह हो चुके थे। इट वॉज डिकैपिटेटेड एंड द हेड वॉज ब्रॉट टू बाबर। और इब्राहिम लोदी का सर कट चुका था और वो बाबर के पास लेकर आए थे उसके सोल्जर्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द डेड सुल्तान। और वहाँ पर जैसे ही सुल्तान को रिस्पेक्ट दी गई थी, बाबर लेटर हैड आ मॉन्यूमेंट इरेक्टेड ऑन द स्पॉट वेयर ही फेल। और जहाँ पर बाबर गिरा था वहाँ पर ही उसका एक मुजस्मा तैयार किया गया, उसके लिए एक फ़ेमस बिल्डिंग सी बनाई गई। Very quickly after the battle, Babur became preoccupied with the protecting the treasures of Delhi. और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ का पूरा ख़ज़ाना, बाबर का बेटा हुमायूं वहाँ पर पहुँचा और उसने वो सारे ख़ज़ाने पर फ़तह हासिल की और उस सारे ख़ज़ाने को एक जगह से दूसरी जगह अपने सोल्जर्स और अपने एनिमल्स के ज़रिए वहाँ से वो लेकर गया। उसके बाद वहाँ पर एक प्रेयर भी की गई, उसकी जो वहाँ पर वो शहीद हो गए थे उनके लिए प्रेयर्स की गई थी। इन पैराग्राफ नंबर 5 वी हैड दैट एट आगरा बाबर वॉज ग्रीटेड बाय हुमायूं who presented the conqueror with a magnificent
diamond called the Kohinoor, the ruling family of Gwalior, had given it to Humayun, and Babur recorded that a gem collector estimated its worth as the whole world's expenditure for half a day. Babur immediately refused his rich gift and offered it to the one who wanted to give it to him, हुमायूं। और वहाँ पर आगरा में जब वो लोग पहुँचे तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को विश किया, उसको ग्रीट किया, और उसके बेटे ने जो है उसने अपने बेटे को एक बहुत ही आला किस्म का डायमंड दिया था और उसका नाम कोहिनूर था। The ruling family of Gwalior had given it to Humayun, and Babur recorded that a gem collector estimated its worth as the whole world's expenditure for half a day। और इस तरीके से उन्होंने वो डायमंड उसको प्रेजेंट किया था। और एक फैमिली थी वहाँ पर, रूलिंग फैमिली, जो वहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, ग्वालियर, हैड गिवन इट टू हुमायूं, उन्होंने इसको हुमायूं को दी। और बाबर ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया और उसने कहा कि ये जेम कलेक्टर एस्टिमेटेड जो है एक बहुत ही एक्सपेंसिव पत्थर है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव नगीना है ये जो हुमायूं को दिया गया है। बाबर इमीडिएटली रिफ्यूज्ड दिस रिच गिफ्ट, और बाबर ने उस एक्सपेंसिव गिफ्ट को, उस आला कीमती तोहफे को लेने से इनकार किया, एंड ऑफर्ड इट टू वन हु वांटेड टू गिव इट टू हिम, हुमायूं। और उसने कहा कि ये हुमायूं को देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, सारा ख़जाना वही एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया था। तो इस तरीके से एक बहुत आला किस्म की जंग लड़ते हुए बाबर ने इब्राहिम लोदी पर फ़तह हासिल की थी। और ये जो बैटल है पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में एक जगह थी, उसका नाम था पानीपत। मे बी इट विल बी आ कंट्री और इट विल बी आ सिटी। तो ये 1562 में ये जंग लड़ी गई थी, और वहाँ पर ये जंग लड़ते हुए बहुत सारे लोग भी शहीद हुए थे। बहुत सारे हमें यहाँ पर वेपन्स भी दिखाई देते हैं, हमारी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीर कमान के ज़रिए घोड़ों पर बैठकर तमाम तर सोल्जर्स ने उस जंग को लड़ा था, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने किंग के लिए, अपने उस बादशाह के लिए उस जंग को लड़ा था और दूसरी सल्तनत पर उन्होंने फ़तह हासिल की थी। सो आई होप आपको ये नॉन फिक्शन आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। ये वार एंड पीस, जंग और अमन के बारे में एक स्टोरी है कि पहले लोग जंग करते थे, लड़ाई करते थे किसी भी मुल्क को या किसी भी ख़जाने पे फ़तह हासिल करने के लिए, और फिर उसके बाद वो सुकून से उस जगह पर रहते थे। सो इट्स स्टोरी अबाउट द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री कदीम ज़माने की बातें हैं जो कि इस स्टोरी में हमें बताई गई हैं। नाउ यू हैव अ टास्क दैट आप इन दोनों पेजेस को, पेज नंबर 44 एंड 45 को आप रीड करेंगे, इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, एंड यू हैव टू फाइंड मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। फिर आपको ये स्टोरी और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच।